नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं लवनीश कुमार यस एकेडमी से अपनी पहली वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो कि हमारे पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग की है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें पावर शेयरिंग समझने से पहले दो केस स्टडी समझनी पड़ेंगी। एक केस स्टडी हमारी होने वाली है बेल्जियम की, और दूसरी केस स्टडी हमारी होने वाली है श्रीलंका की। तो हम इन दोनों केस स्टडी पर ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेल्जियम से। तो चलिए सबसे पहले हम बेल्जियम पर आते हैं। बेल्जियम यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है, जिसका एरिया हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है और इसकी नेबरिंग कंट्रीज फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा है। तो बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताए, ये बेल्जियम के ज्योग्राफिकल कंडीशंस है एक तरीके से, जो कि हमारे एग्जाम में 1 मार्कर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन अगर मैं देखूं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, काफी जटिल है। मतलब यहाँ की जो जातीय बनावट है वो काफी जटिल है और यही यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ की बनावट की, तो जैसे मैंने आपको बताया था, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। पहले ब्रुसेल्स से पहले मैं आपको बताता हूं, जो हमारा बेल्जियम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फ्लेमिश और दूसरा वलोनिया। अब जो फ्लेमिश क्षेत्र है या फ्लेमिश एरिया है या फ्लेमिश रीजन कह सकते हैं, जो फ्लेमिश एरिया है वहां पर डच कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में, और जो वलोनिया है यहां पर फ्रेंच लोग मेजॉरिटी में। तो अगर इनका परसेंटेज देखा जाए तो 59% डच रहते हैं बेल्जियम में और 40% फ्रेंच रहते हैं। यहाँ का मैंने आपको एरिया वाइज बता दिया कि किस एरिया में कौन लोग मेजॉरिटी में रहते थे। अब बात करते हैं इसका बिल्कुल उल्टा, ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स में हमारा 80% फ्रेंच, मतलब उल्टा है। जैसे आप देख रहे हो पूरी की पूरी कंट्री में, बेल्जियम में डच लोग 59% है और फ्रेंच लोग 40% है। वहीं सिर्फ ब्रुसेल्स में कैपिटल में फ्रेंच ज्यादा है। कितना ज्यादा? 80% फ्रेंच पॉपुलेशन है और 20% डच पॉपुलेशन है। अच्छा बच्चों, 59% डच हो गया, 40% फ्रेंच हो गया, बचा कितना? 1%। तो बच्चों यहां पर 1% जो है वो पॉपुलेशन जर्मनी की है, जो कि यहां पर काफी माइनॉरिटी में। तो दोस्तों, इस जो भी आपने एथनिक कंपोजिशन पढ़ा, इसको लेकर बेल्जियम के अंदर कुछ टेंशन्स हैं। अब इस टेंशन के क्या कारण थे? सबसे पहला, फ्रेंच कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल देन डच कम्युनिटी। मतलब आपको पता ही है कि डच कम्युनिटी जो है वो फ्रेंच कम्युनिटी से मतलब कम रिच एंड पावरफुल है। दूसरा क्या है कि डच कम्युनिटी वाज मेजॉरिटी इन द होल कंट्री, मतलब पूरे देश के अंदर किसमें है? मेजॉरिटी में। लेकिन कैपिटल मतलब ब्रुसेल्स में, सर कैपिटल में जैसे मैंने आपको बताया था ना 80-20 और 59 और 40, तो वही बात कह रहा हूं मैं। डच कम्युनिटी वाज मेजॉरिटी इन द होल कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स। अब बच्चों, अब आप बोल रहे हो सर वो तो जो आपने जो दिखाया वही सामने प्रस्तुत कर दिया, तो वो बात नहीं है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि आप एक बार कुछ सोचिए कि कोई एथनिक ग्रुप मतलब कोई जाति अगर आपके देश में मेजॉरिटी के अंदर है, मेजॉरिटी में होने के बाद भी जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो रिच और पावरफुल है, डच कम्युनिटी इतना रिच एंड पावरफुल नहीं है। और दूसरा, कैपिटल ब्रुसेल्स में वो क्या है? बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम संख्या में, मतलब 20% है सर। तो इसमें क्या होता है कि सारी की सारी पावर, मतलब मोस्टली जो पावर हो गई वो फ्रेंच लोगों के पास चली गई, और फ्रेंच लोगों के पास ज्यादा पावर होने की वजह से डच लोग अपने आप को थोड़ा सा फ्रेंच कम्युनिटी से लो मानने लग गए। तो बच्चों, इन्हीं टेंशन्स को सुलझाने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए बेल्जियम ने 4 कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। कितने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए? 4 कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों 4 संविधान बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 संविधान बनाए, और बच्चों इन टकरावों की वजह से बार बार
ये चारों के चारों कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गए, फेल हो गए। तो बच्चों ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन फेल होने के बाद बेल्जियम ने एक फाइनल सॉल्यूशन निकाला, जिसके तहत एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया। इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेप लिए गए वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे बेल्जियम के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ा उसमें एक भी 5 मार्कर क्वेश्चन नहीं था, ये वाला आपका 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा और इसके पूरे 5 पॉइंट रहेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्या मतलब क्या क्या स्टेप टेक किए गए, सबसे पहले क्या करा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके जो मिनिस्टर्स होंगे, फ्रेंच और डच मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। मतलब जैसे मान लो कि 100 मिनिस्टर्स होंगे टोटल, तो 50 बनेंगे किसके, डच के, 50 मिनिस्टर्स बनेंगे फ्रेंच के। ठीक है दोस्तों। दूसरा कि अगर कोई स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ मीन्स जैसे हम बात करते हैं स्पेशल लॉ मतलब फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, या फिर कुछ भी मतलब जो कि मतलब एक इम्पॉर्टेंट रूल है या फिर कोई एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, ऐसे लॉज को पास करने के लिए या फिर जो स्पेशल लॉज थे दे रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स, मतलब दोनों ही ग्रुप फ्रेंच और डच लोगों का सपोर्ट चाहिए होता था। अगर जैसे मान लो कि अगर वहां पर जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो वहां पर लिबर्टी को लेकर, फ्रीडम को लेकर कोई बात हो रही है, तो अगर फ्रीडम क्या है, फ्रीडम एक फंडामेंटल प्रोविजन है, मतलब एक स्पेशल लॉ है, इसको पास करने के लिए वहां पर क्या होगा कि मैंने क्या बताया, रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स। बोथ ग्रुप्स मतलब अगर फ्रेंच कम्युनिटी ने हाँ बोला और डच कम्युनिटी ने भी हाँ बोला तो ही वो कानून क्या होगा, पास होगा, मतलब वो तभी वो लॉ क्या होगा, पास हो जाएगा। लेकिन बच्चों दोनों में से एक ने भी अगर लॉ को पास करने के लिए मना कर दिया तो बच्चों वो कैसे भी करके लॉ पास नहीं होगा। अगर वो फ्रेंच कर दे मना तो भी कानून पास नहीं होगा, अगर डच ने मना कर दिया तो भी कानून पास नहीं होगा। अगर आपको या कोई भी लॉ स्टैब्लिश या फिर पास करना है, वो भी कौन सा, स्पेशल लॉ, तो उसके लिए आपको फ्रेंच और डच दोनों स्पीकर की मतलब दोनों स्पीकर का सपोर्ट चाहिए होगा, तब जाकर क्या होगा, स्पेशल लॉ पास हो पाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट बच्चों मैंने देखो ऐसे लिखा है, सॉरी यहां लिखा है, मतलब तीसरा क्या है कि सम पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ पावर किसको दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन किया। फिर अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट कि ब्रुसेल्स मतलब कैपिटल, अभी तक आपने देखा जो भी पूरी चीज है पूरे देश की बेल्जियम के लेकर है, लेकिन बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया दोनों ग्रुप्स को। ठीक है, वहां पर भी मिनिस्टर्स जो होंगे या फिर रिप्रेजेंटेशन जो होगा इक्वल होगा, जहां पर डच और फ्रेंच दोनों के दोनों बराबर रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरा, हमारा 5th पॉइंट क्या कहता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड फॉर मेक लॉज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन। मतलब क्या है बच्चों, एक नई तरीके की सरकार बनाई गई जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोला गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों बनाई गई, जो ये मतलब एक तरीके देखा जाए तो जैसे आपने देखा कि जो पावर शेयर, हमने जो बेल्जियम पढ़ रहे हैं, इसके बेल्जियम के अंदर तीन तरीके के लोग रहते हैं, मतलब 3 एथनिक ग्रुप्स हैं। सबसे पहले आपने अभी तक जो पढ़ा है सबसे ज्यादा फ्रेंच, डच, और जो हमारा जो थर्ड है वो है जर्मनी, जो मैंने आपको 1% बताया था शुरू में। तो फ्रेंच, डच, जर्मनी, ये तीनों एथनिक जो हमारे ग्रुप्स है, इनके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। तो इसका काम क्या होता था बच्चों कि जो फ्रेंच कम्युनिटी है ये अपने लिए लॉज बनाती थी, डच कम्युनिटी अपने लॉज बनाती थी, और जर्मनी जो कम्युनिटी थी, जर्मन जो जर्मन कम्युनिटी थी वो अपने लॉज बनाती थी। किस किस के बेसिस पे, लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन के बेसिस पे। इसके अलावा किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई लॉ होता था तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी, बाकी के लॉज बनाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो हमेशा से सिर्फ लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन के बेसिस पे ही लॉ बनाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं एंड करता हूँ। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाले जितने भी हमारे एजुकेशनल वीडियोस रहेंगे उसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूथ एजुकेशन सोसाइटी हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसको हम YES बोलते हैं। धन्यवाद।